7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब इजराइल में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमास आतंकियों के इस हमले में कुछ ही घंटों में 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए, जबकि 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। 7 अक्टूबर को उठी जंग की चिंगारी आज भी धधक रही है और पूरे मिडिल ईस्ट को ये दहला रही है। सात अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब इजराइल की धरती पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। उस दिन हमास के हजारों लड़ाके गाजा से इजराइल में घुस आए और उन्होंने इजरायली नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमास के इस हमले से इजराइल दहल गया। आतंकियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। जो भी रास्ते में आया उसे गोलियों से भून दिया। इजराइल को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। सुरक्षा बल जब तक संभलते तब तक हमास आतंकी कत्लेआम कर चुके थे। आतंकियों ने इजराइल को कभी ना भूलने वाला दर्द दे दिया था। मजहबी नारे लगाते हुए हमास के आतंकी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। अल्लाहू अकबर! टैंक पर खड़े होकर जश्न मना रहे थे। हमास के आतंकियों ने सबसे पहले दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े शहर अश्कलोन को निशाना बनाया। ये शहर गाजा पट्टी से महज 30 से 35 किलोमीटर दूर है। इस शहर से ही गाजा पट्टी की सीमा लगी हुई है। हमास के आतंकी मोटर लगे पैराशूट में सवार होकर इस शहर के नजदीक ही उतरे थे। उस वक्त शहर में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। लोग मस्ती के मूड में थे, खुशी से नाच गा रहे थे। करीब 4000 लोग रीम इलाके में मौजूद थे। इन लोगों को जरा सा भी आभास नहीं था कि हमला होने वाला है। अगले ही पल माहौल बदल गया। रॉकेट की बारिश होने लगी। अचानक हुए इस हमले से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हमास आतंकियों ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग जान बचाकर गाड़ियों तक पहुंचने में भी कामयाब रहे, लेकिन हमास आतंकियों ने गाड़ियों को भी रॉकेट से उड़ा दिया। हमास आतंकियों ने आसपास खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को तबाह कर दिया। उस दिन हमास के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग और रॉकेट से हमले करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस इलाके में हमास आतंकियों की बर्बरता की तस्वीरें न्यूज नेशन के कैमरे में भी कैद हुई थी। गाजा पट्टी से लगे इजरायली इलाके में जो नजारा दिखा वो डराने वाला था। इस कत्लेआम के बाद अश्कलोन शहर में डर का माहौल फैल गया। आतंकी हमले से डरे सहमे लोगों ने शहर से पलायन करना शुरू कर दिया। हमास के आतंकियों ने अश्कलोन के अलावा इजराइल के कुछ और शहरों को भी निशाना बनाया। हमास के इस हमले में 1205 लोगों की मौत हो गई। 251 लोगों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए। बंधक बनाए गए 117 लोग आजाद कर दिए गए, जबकि 70 की मौत हो गई। एक साल बीत गए हैं, फिर भी 64 लोग अब भी बंधक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन हमास ने पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। सबसे पहले सुबह करीब 6:30 बजे मिसाइल यूनिट के जरिए इजराइल पर 3000 रॉकेट दागे गए। इतने बड़े हमले से इजराइल के लोग सकते में आ गए। फिर एयरबॉर्न यूनिट के जरिए पैराग्लाइडर से आतंकी इजराइल में घुसे। इसके बाद कमांडो यूनिट ने जमीन पर बाढ़ काटी और गाजा पट्टी से आतंकी इजराइल में दाखिल हुए। इस दौरान हमास की ड्रोन यूनिट हमला करने और सूचना जुटाने में जुटी रही। इजराइल का अनुमान है कि उस दिन हमास के करीब 1000 लड़ाकों ने घुसपैठ की थी। हालांकि कुछ देर में इजरायली सुरक्षा बलों ने हालात पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन तब तक हमास के आतंकी इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब हो चुके थे।
इजराइल पर हमले के लिए हमास ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। इजराइल के जिस मजबूत सुरक्षा चक्र का दुनिया लोहा मानती है, उसमें हमास ने सेंध लगा दी थी। इस हमले की भनक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को नहीं लग पाई थी, जिसे दुनिया की सबसे हाईटेक, सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी माना जाता है। आखिर कैसे हमास ने इजराइल के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक साल पहले कुछ इसी अंदाज में हमास ने इजराइल में घुसपैठ की थी। ये इजराइल पर किया गया कई दशकों का सबसे भयानक आतंकी हमला था। अचानक हुए इस हमले की इजरायली खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी थी। हथियार लहराते और फायरिंग करते करीब 1000 हमास आतंकी गाजा से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में घुस आए थे। इजराइल पर हमास ने जल, थल और नभ से एक साथ हमला बोला। इस हमले से न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। इजराइल को हमेशा अपनी खुफिया एजेंसियों, घरेलू इकाई शिन बेट और विशेष रूप से अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद पर गर्व रहा है, लेकिन जब हमास ने ये हमला किया तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हमले के बाद सवाल उठे कि इजराइल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी, इजरायली खुफिया तंत्र क्यों नाकाम हो गया, आयरन डोम जैसा मजबूत डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गया। दरअसल इजराइल पर हमले के लिए हमास ने लंबी तैयारी की थी। इसी कारण नभ, थल और जल से किए हमले में किलेबंदी वाली सीमा की सुरक्षा धराशायी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इस सबसे विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए करीब 1000 लड़ाकों की एक खास टीम तैयार की थी। इन लड़ाकों को स्पेशल यूनिट्स में तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी 2021 में हुए संघर्ष के बाद से ही गाजा में ट्रेनिंग ले रहे थे। हमास की अल कसम ब्रिगेड की तरफ से इन आतंकियों के कुछ वीडियो भी जारी किए गए थे। इन वीडियोस में लड़ाकों को ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि कैसे आतंकी लैंडिंग का अभ्यास कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में घुसपैठ के लिए हमास की 5 यूनिट्स को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। इसमें से पहले थी हमास की मिसाइल यूनिट, जिसने इजराइल की तरफ करीब 3000 रॉकेट दागे। इन रॉकेट्स का मकसद लोगों को डराना और उन्हें भ्रम में डालना था। साथ ही हमास आतंकियों को गाजा के आसपास की मजबूत बाड़ को तोड़ने और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कवर देना था। हमास की मिसाइल यूनिट जमीन के रास्ते घुसपैठ में मदद कर रही थी, तो एयरबॉर्न यूनिट आसमान से इजराइल को दहलाने की तैयारी में लगी थी। इस यूनिट के सदस्य हैंग ग्लाइडर या मोटर से चलने वाले पैराग्लाइडर की मदद से सीमा पर पहुंच गए थे। इन्होंने जमीन पर होने वाले हमले के लिए इलाके को सुरक्षित किया। इजराइल पर हमले के बाद हमास की तरफ से आए वीडियोस में एयरबॉर्न यूनिट के सदस्यों को देखा जा सकता है। इसमें उन्हें हथियारों के साथ टारगेट पर लैंड करने और फिर वहां पर ट्रेनिंग लेते हुए भी देखा जा सकता है। इजराइल में घुसपैठ करने में सबसे अहम रोल हमास के एलीट कमांडो ग्राउंड यूनिट का था। ये 400 एलीट कमांडो का ग्रुप था, जिसका मकसद विस्फोटकों की मदद से गाजा की दीवार को तोड़ना था। इसके बाद ही आतंकी इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर सके। हमास के सदस्यों ने सीमा पर चौड़ा रास्ता बनाने के लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया था, ताकि उसकी टीमें पिकअप व्हीकल के साथ इजराइल के क्षेत्र में दाखिल हो सके। सूत्रों के माने तो कमांडो ने इजराइल की फर्स्ट डिफेंस लाइन पर हमला किया, जहां सैनिक सोते थे, वहां पर भी हमला बोला। इसके साथ ही दक्षिणी इजराइल में उसके ठिकानों और मुख्यालयों पर कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी जब घुसपैठ कर रहे थे तो उसकी ड्रोन यूनिट ने सीमा पर निगरानी की। सीमा पर निगरानी के लिए हमास ने ड्रोन्स की मदद ली। हमास ने इनका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए रास्ता बनाने के लिए किया। इजराइल को दहलाने के इस पूरे ऑपरेशन में हमास की इंटेलिजेंस यूनिट का भी अहम रोल था। हमास अपनी इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए इजरायली सैनिकों की स्थिति और गतिविधियों की पहचान और उनके मुख्यालय की निगरानी कर रहा था।
सूत्रों के मुताबिक हमास के कई लीडर्स तक इस बात से अनभिज्ञ थे कि जिन 1000 लड़ाकों को हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है उनका मकसद क्या है। इसकी भनक तब लगी जब इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर ली गई और इन लड़ाकों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इसके तुरंत बाद एक साथ चौतरफा हमला बोलकर इजराइल को टहला दिया गया। हमास के हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले बोले। इजरायली एयरफोर्स ने घातक मिसाइलों से हमले करके पूरे गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। इन हमलों में हमास के नेटवर्क को तगड़ा नुकसान पहुंचा। उसके ज्यादातर ठिकाने मिट्टी में मिल गए। इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा में हाउसिंग ब्लॉक्स, टनल, धार्मिक स्थल और यहां तक हॉस्पिटल पर बम गिराने शुरू कर दिए गए। ये वो इलाके थे जिन्हें इजराइल हमास के आतंकियों का महफूज ठिकाना मानता था। बम और घातक मिसाइलों का ऐसा अटैक गाजा में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इजराइल ने हमास को जमींदोज कर देने वाले इस सैन्य अभियान का नाम स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन दिया था। यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे इसे सीधे सीधे गाजा वॉर कहा जाए। हमास के हमले के बाद जब उन्होंने टेलीविजन पर तेल अबीब में मिलिट्री हेडक्वार्टर से पहली बार इजरायली जनता को संबोधित किया तो यही कहा, हम जंग में हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. इजराइल ने अपनी तरफ से हमलों के शुरुआती दौर में वार्निंग जारी कर दी थी। इजरायली सेना ने हमास के अटैक के एक हफ्ते बाद लोगों से कहा कि उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। इस दौरान करीब 20 लाख लोग विस्थापित हो गए। लेकिन उसके बाद इजराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल को हमले की जद में लिया। इजराइल का दावा था कि इस अस्पताल के नीचे हमास के आतंकियों ने बंकर में अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायली सेना ने रॉकेट और बमों के जरिए अस्पताल के परखच्चे उड़ा दिए। नॉर्थ गाजा से लेकर दक्षिण में राफा तक गाजा 5 हिस्सों में बटा हुआ है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में से एक इस रिहायशी क्षेत्र में तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं। इजराइल का आरोप था कि इन्हीं रिहायशी इलाकों की आड़ में हमास ने मस्जिदों और स्कूलों में अपने आतंकी ठिकाने बना रखे थे। इजराइल ने किसी को नहीं बख्शा। इजराइल ने गाजा में द नेशनल बैंक पर रॉकेट दागा। उसके बाद 2 दिन के अंदर जबालिया के रिफ्यूजी कैंप को तबाह कर दिया। इस दौरान इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले के पलटवार के बाद अगले 6 महीने तक इजराइल ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस साल 7 मई को इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा पर भी जमीनी हमला शुरू कर दिया। माना जाता है कि हमास ने गाजा में ही 2000 से ज्यादा सुरंग बना रखी थी। इजरायली सेना ने टनल के भीतर घुसकर हमास के आतंकियों को घेरा और फिर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इन हमलों के जरिए इजरायली सेना को हमास के टॉप कमांडर तक पहुंचने का सुराग मिल गया और फिर हमास की तबाही का अगला चरण शुरू हो गया। इजराइल ने हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने की कसम खाई।
हालांकि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती हमास के टनल नेटवर्क में सेंध लगाने की थी। आसमान से गाजा को दहलाने के बाद इजराइल सेना ने अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और हमास के टनल नेटवर्क को भी तहस नहस कर दिया। गाजा की धरती के नीचे हमास की वॉर मशीन को इजराइल ने उड़ाया। जमीन के अंदर हमास की सबसे मजबूत किलेबंदी को इजराइल ने तबाह किया। गाजा की जमीन के नीचे कई किलोमीटर तक फैला हमास का टनल न सिर्फ उसके कमांडर्स को वर्षों तक महफूज रखने में कामयाब रहा, बल्कि इन्हीं टनल से उसके आतंकियों ने इजरायली सेना पर कई बार जानलेवा हमला भी बोला। गाजा में बहुमंजिला इमारतों की बुनियाद में टनल, लोगों के निजी घरों के नीचे टनल या फिर शहर के बाहर रेतीले टीलों के भीतर टनल। पिछले एक साल में गाजा में इजराइल का सबसे मुश्किल ऑपरेशन इन सुरंगों के भीतर जाकर हमास के आतंकियों को दबोचकर 7 अक्टूबर का इंतकाम लेना रहा है। अनुमानों के मुताबिक गाजा में जमीन के नीचे हमास ने 30 मीटर की गहराई तक अलग अलग सुरंगें बना रखी थी, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इनकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर तक हो सकती है। कई सुरंगों का रास्ता गाजा के घरों के बेसमेंट से होकर जाता था। इन सुरंगों में मस्जिद, स्कूल या किसी सार्वजनिक स्थानों से भी प्रवेश किया जा सकता था। हमास ने इन सुरंगों में ही कमांड सेंटर और कंट्रोल सिस्टम बना रखे थे। सुरंगों को इतनी चौड़ाई के साथ बनाया गया था जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां और रेल ट्रैक्स तक का इस्तेमाल किया जा सके। कई सुरंगों में हमास ने बेडरूम, किचन, टॉयलेट और वर्कशॉप भी बना रखी थी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के आतंकियों ने इन्हीं सुरंगों में बंधकों को छिपा कर रखा था। पिछले एक साल के दौरान इजराइल ने हमास की सुरंगों को 2 तरफा हमलों से तबाह करने की कोशिश की है। पहले तो इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए संभावित सुरंगों को टारगेट बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ बमबारी की और फिर जमीन पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इजरायली सेना ने सुरंगों के भीतर जाकर हमास के कई आतंकियों को मार गिराया। इजरायली सैनिकों ने टनल के भीतर उतरकर चप्पे चप्पे को खंगाला और जहां भी हमास का एक भी आतंकी दिखा उसका सफाया कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि इजरायली सेना को अब तक हमास की सिर्फ 5% सुरंगों को ही तबाह करने में कामयाबी मिल पाई है। पिछले महीने जब हमास की 1 किलोमीटर लंबी टनल की तस्वीरें सामने आई तो हैरानी और भी बढ़ गई। टनल में कई कमरे बने हुए थे। यहाँ से हमास के वो अत्याधुनिक उपकरण भी जब्त किए गए जिनका इस्तेमाल इजरायली सेना के ऑपरेशन को कुंद करने के लिए किया जा रहा था। इजराइल की सेना ने सुरंग का वीडियो जारी करते वक्त बताया था कि हाल ही में इसके भीतर हमास के आतंकियों ने 6 इजरायली बंधकों को मार डाला था, जिसके बाद से इजराइल की बौखलाहट और भी बढ़ गई है। इजराइल मानता है कि अभी भी कई सुरंग बेहद कारगर हालात में है और हमास इजरायली सीमा से लगे इलाकों में टनल के रास्ते फिर से हमला बोल सकता है। इजरायली सेना की फहरिस्त में हमास की सुरंगों को तबाह करना
पहले नंबर पर है। खान यूनिस इलाके में सेना ने कई सुरंगों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और वहां टनल के लिए कंक्रीट बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया है। मुश्किल ये भी है कि इजरायली सेना के लिए ये सुरंग बूबी ट्रैप भी बन चुकी है। 4 महीने पहले हमास ने टनल के अंदर हमला करने वाले कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया था। हमास ने कहा था कि सुरंग में जाल बिछाया गया और जब इजरायली सैनिक वहां पहुंचे तो कुछ को मार दिया गया, जिसके बाद इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इजरायल ने हमास के दावों से इनकार किया था, लेकिन इन सुरंगों को लेकर इजरायली सेना बेहद चौकन्नी रहती है। दरअसल हमास के सुरंगों को पूरी तरह से तबाह करना इजरायल के लिए रणनीतिक मुश्किल भी है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में होने की वजह से इन हमलों में आम लोगों की भी मौत हो सकती है। खुद इजरायली सैनिकों की भी जान जा सकती है। दुनिया के टनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाजा में कई ऐसी सुरंगें भी हैं जिनके दरवाजों को छूते ही विस्फोट हो जाता है। इजरायल हमास की सुरंगों को गाजा मेट्रो कहता है। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा में उसका एंटी टनल ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। इजराइल ने हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उनके टॉप लीडर्स अब भी इजराइल की पकड़ से बाहर थे। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही इजरायली सेना ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मौत की नींद सुला दिया और जगह चुनी उस ईरान की राजधानी तेहरान को, जिसका हाथ इजराइल के विरोधी गुटों के सिर पर रहा है। तारीख 31 जुलाई 2024, जगह ईरान की राजधानी तेहरान। ये वो दिन था जब तेहरान के एक बेहद ही सुरक्षित घर में जोरदार धमाका हुआ और हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक तेहरान में देर रात ठीक 2 बजे रिमोट से बम को डेटोनेट किया गया था। धमाका ठीक उसी कमरे में हुआ जिस कमरे में हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ रुके थे। इस कंपाउंड में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ भी रहा करता था। धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड उस कमरे की तरफ गए जिसमें हानिया रुके थे। जब मेडिकल टीम हानिया के कमरे में पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड की सांसें तब भी चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। धमाके की वजह से कमरे की एक दीवार ढह गई, जबकि कुछ खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। शुरुआती जानकारी यही थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल हमले में हुई। कहा गया कि ये मिसाइल किसी ड्रोन या प्लेन से दागी गई और उसने हानिया का काम तमाम कर दिया। हालांकि जल्द ही ये थ्योरी खारिज कर दी गई, क्योंकि मौके पर सबसे पहले पहुंचे रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स के अफसरों के मुताबिक हानिया के कमरे में जिस तरह से धमाका हुआ उससे ये साफ हो गया था कि ये धमाका किसी बाहरी मिसाइल या ड्रोन से नहीं हो सकता। धमाका कमरे के अंदर से ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक हानिया की मौत किसी मिसाइल या ड्रोन हमले से नहीं, बल्कि एक बम धमाके में हुई, वो भी उस बम से जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जहां हानिया ठहरे थे। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले ही प्लांट कर दिया गया था। यानी हमलावरों को पता था कि इस्माइल हानिया गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरेंगे। आखिर हानिया के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? किस तरह उनकी हत्या की साजिश रची गई? दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके में एक बेहद खास जगह है निशात। यहाँ एक बड़ा सा कंपाउंड है और ये पूरा कंपाउंड तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। इस कंपाउंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी ईरान की सबसे बेहतरीन फोर्स के हवाले है। निशात के इस कंपाउंड के अंदर कई गेस्ट हाउस हैं। तेहरान आने वाले ईरान के खास मेहमानों को इसी कंपाउंड के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। ईरान और हमास के रिश्ते जग जाहिर है। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमेशा हमास का साथ दिया है। उसी हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया अक्सर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा किया करते थे। हानिया जब भी तेहरान जाते थे
यहाँ के गेस्ट हाउस के एक खास कमरे में रुका करते थे। कतर के बाहर हर रोज कई बार अपनी लोकेशन बदलने वाली हानिया से बस यही गलती हो गई, या यूं कहें कि इस जगह और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की जबरदस्त सुरक्षा घेरे को देखते हुए वो बेफिक्र हो गए थे और इसी बेफिक्री का फायदा उठाया हानिया के दुश्मनों ने। इजराइल या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हानिया को कतर में भी अपना निशाना बना सकती थी, जहां वो पिछले 7-8 साल से रह रहे थे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल गाजा में शांति कायम करने और हमास के कब्जे में बंधक बने इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के लिए चल रही बातचीत में कतर अहम रोल निभा रहा था। ऐसे में कतर की सरजमीन पर हानिया को मारकर इजराइल मिडिल ईस्ट में एक नया दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए मोसाद ने ईरान को चुना, जिसके साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब थे। इसके बाद हानिया को तेहरान में ही निशाना बनाने की साजिश बुननी शुरू हो गई। ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, इसलिए मोसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। मोसाद को कड़ी मशक्कत के बाद ये जानकारी हाथ लगी कि हानिया जब भी तेहरान आते हैं वो निशात के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हानिया के बारे में जानकारी जुटाने का काम पूरा हो चुका था। अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हानिया के तेहरान पहुंचने का इंतजार हो रहा था। इस बार हानिया तेहरान पहुंचा तो सबको जानकारी थी, क्योंकि इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। समारोह में हानिया का आना तय था, इसलिए उसको अंजाम तक पहुंचाने की प्लानिंग शुरू हो गई। अब मोसाद को पता था कि हानिया तेहरान के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते हैं। हानिया के तेहरान आने की तारीख भी पता चल चुकी थी। हानिया को निपटाने के लिए इजराइल के पास कई ऑप्शन मौजूद थे। मिसाइल, ड्रोन या प्लेन से हमले में हानिया के साथ साथ कंपाउंड में ठहरे बाकी मेहमानों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा था। एयर स्ट्राइक करने से सीमा के उल्लंघन, जंग छेड़ने और हमले का इल्जाम लगने का डर था। इसलिए इजराइल ने सीधे ऑपरेशन के बजाय बम ब्लास्ट का विकल्प चुना। अब सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद ने तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले निशात कंपाउंड में बम कैसे प्लांट किया, वो भी उस कमरे में जिसमें ईरान के बेहद खास मेहमान हानिया ठहरने वाले थे। तो क्या रिवोल्यूशनरी गार्ड में मोसाद का कोई घुसपैठिया था, या फिर कंपाउंड में मोसाद का कोई अपना आदमी? क्योंकि बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत के इतनी सुरक्षित जगह पर बम रखना नामुमकिन था। फिलहाल ये तो पता नहीं कि कमरे तक बम कैसे पहुंचा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उस कमरे में बम लगभग 2 महीने पहले रखा गया था। जो बम कमरे में रखा गया था वो एक रिमोट बम था, यानी इस बम को रिमोट से ही डेटोनेट किया जा सकता था। जब हानिया गेस्ट हाउस के कमरे में पहुंचे तो रिमोट का बटन दबा और उनका काम तमाम हो गया। हालांकि इस रिमोट का बटन किसने दबाया और ये रिमोट गेस्ट हाउस से कितनी दूरी पर था, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। पर हमलों के बीच लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजराइल की आंखों का किरकिरी बना हुआ था। दरअसल लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह तेल अवीव की तरफ लगातार मिसाइलें बरसा रहा था। इसीलिए गाजा के फ्रंट से निपटने के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। हमास से हिजबुल्लाह तक इजराइल ने खोले कई मोर्चे। हमास को तबाह करने की कसम, हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने का दम। पिछले महीने 17 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में जब पॉकेट में रखे पेजर में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे, तब पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन जल्दी खुलासा हो गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने किस तरह हिजबुल्लाह के खात्मे का प्लान तैयार कर रखा है। 18 सितंबर को भी बेरूत में वॉकी टॉकी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट हुए, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर के ये नए फेज की महज शुरुआत थी। इजराइल ने बेरूत को बमों से दहलाने की योजना को जमीन पर उतार दिया था और निशाने पर था हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह।
10 दिनों तक इजरायली लड़ाकू विमान लेबनान के आसमान में उड़ते हुए बेरूत में जमीन की परतें उखाड़ते रहे। इन हवाई हमलों में टारगेट पर हिजबुल्लाह के तमाम टॉप कमांडर शामिल थे। दरअसल गाजा में हमास की सुरंगों की तरह ही बेरूत में हिजबुल्लाह ने 60 फीट नीचे बंकर बना रखे हैं। इन्हीं बंकर में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर भी है और यहीं नसरल्लाह भी छिपकर बैठा हुआ था। लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में बंकर बस्टर बमों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। बेरूत धुआं-धुआं हो गया। और धमाकों के साथ बंकर के अंदर गए जहरीले धुएं से नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायल ने 80 टन विस्फोटकों से भरे लगभग 85 स्पेशल बंकर बस्टर बम को नसरल्लाह के बंकर के ऊपर गिराया था। ये बंकर तोड़ बम पत्थर से बने बंकर्स के लिए ही बनाए गए हैं, जो ब्लास्ट प्रूफ जमीन के अंदर भी 6 मीटर की गहराई तक छेद कर सकते हैं। इजरायल ने नसरल्लाह को मारने के लिए हमले में करीब 900 किलो के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। इन हमलों का अंदाजा लगाने के लिए ये तस्वीरें देखिए। नसरल्लाह की मौत से ठीक पहले बंकर के भीतर बमबारी की तस्वीरें हैं ये। इजरायल ने नसरल्लाह के खात्मे के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को आसमान से लेकर जमीन पर उतारा था। इन तस्वीरों में देख सकते हैं नसरल्लाह को किसी भी कीमत पर मौत के घाट उतारने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने 28 सितंबर को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही बेरूत को मातम के शहर में तब्दील कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने F-16, F-15 और F-35 जैसे फाइटर जेट से ताबड़तोड़ बमबारी की। 29 सितंबर को भी इजरायली एयरफोर्स ने जहां-जहां बमों की बारिश की, वहां-वहां बर्बादी की गाथा लिख दी। इन हमलों में इतने शक्तिशाली बमों का इस्तेमाल हुआ कि जमीन में करीब 90 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इजरायल के हमलों में 9 दिनों के भीतर हिजबुल्लाह के 23 कमांडर मार गिराए गए। नसरल्लाह को बंकर बस्टर के जरिए ढेर करने के बाद हिजबुल्लाह की अब तक 95% कमान का खात्मा हो चुका है। एक हफ्ते में इजरायल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन के साथ साथ नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर को एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन में मार गिराया। इजरायल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह के वो 6 कमांडर भी शामिल हैं जिनके पुते हिजबुल्लाह इजरायल को मटिया मेट करने की कस्में खाता था। तस्वीरें देख लीजिए। नसरल्लाह के खात्मे के साथ ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन शुरूर को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। रडवान के मुखिया इब्राहिम अकील को बम धमाके में उड़ा दिया। कमांडर फौद सुकन और अली कारकी के साथ ही हिजबुल्लाह के मिसाइल फोर्स के हेड इब्राहिम कुवैसी को इजरायली सेना IDF ने मार डाला। इन हमलों में हिजबुल्लाह की सुरक्षा इकाई 900 के प्रमुख नादेर एजुद्दीन की भी मौत हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। ताकत के लिहाज से देखें तो इजरायल ने हिजबुल्लाह की करीब 75% मिलिट्री पावर को जमींदोज कर दिया है। इजरायल की सेना IDF का दावा है कि हिजबुल्लाह के जखीरे में चीनी मिसाइल और 200 किलोमीटर तक हमला करने वाली ईरान की मिसाइल कद्र भी मौजूद है। इसे देखते हुए इजरायली सेना ने बेरूत के आसपास इलाके में हमला बोलकर हिजबुल्लाह के एंटी शिप मिसाइल को भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर इजरायल ने हवाई और जमीनी हमला किया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के गाइडेड लॉन्चर, हथियार डिपो और आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। दरअसल पिछले 12 महीनों से इजरायल गाजा से लेकर बेरूत तक अपने पड़ोस में मौजूद दुश्मनों को जड़ से मिटा देने के लिए फाइनल वॉर के मूड में है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह और हमास को कवर देने के लिए ईरान को भी इजरायल के खिलाफ खुलकर जंग में सामने आना पड़ा है।
हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत से ईरान बौखला गया है। उसने करीब 200 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर तेल अवीव को दहला दिया है। इस हमले से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया है और 1 साल पहले भड़की जंग की चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया है। ईरान की इस हरकत के बाद अब दुनिया पर महायुद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। मंगलवार रात 10 बजे अचानक इजराइल के ज्यादातर शहर सायरन और मिसाइलों के धमाके से दहल उठे। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में मिसाइलें गिरने लगी। एक के बाद एक मिसाइलें इजरायली धरती पर गिरी, जिनमें से कई ने लक्ष्य को हिट किया। ईरान की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गईं। काफी देर तक धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। ईरान के बदले की आग मिसाइलों के जरिए यहूदी देश पर बरसी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह की मौत के 120 घंटे के अंदर ही पलटवार किया और मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ खोल दिया। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक का आसमान मिसाइलों और इजरायली इंटरसेप्टर रॉकेट की रोशनी से नहा उठा। IRGC ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के एक्शन से इजराइल समेत पूरी दुनिया चौंक गई। एक तरफ ईरानी मिसाइलें इजरायली शहरों पर तबाही की आग बरसा रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान की संसद मजलिस में मौजूद सांसद IRGC के पक्ष में नारे लगा रहे थे। तेहरान में IRGC मुख्यालय से इस पूरे हमले की मॉनिटरिंग की जा रही थी। IRGC के इस पलटवार पर ईरान से लेकर इराक तक और सीरिया से लेकर जेनिन तक जश्न का माहौल दिखा। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरानी हमले का मकसद इजराइल के बड़े सैन्य ठिकाने, परमाणु अड्डे और मोसाद का मुख्यालय टारगेट करना था। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। जो मिसाइलें गिरी उनसे भी इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात जिस तरह सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी, 7 तरफ से घेरकर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की, 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दावा तो यहाँ तक है कि यहूदी देश पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागा गया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक्शन अब सिर्फ 2 देशों के बीच शुरू हुआ तनाव नहीं, बल्कि महायुद्ध का आगाज हो सकता है।